हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सीरीज स्टार्ट की थी और उसी के क्रम में आज हम इन्वायरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। 16 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको पूरा का पूरा मिनिमम 90% आपको एग्जाम में मिल जाएगा। और ये सारी ब्रांचों में, इंजीनियरिंग और फार्मेसी की सारी ब्रांचेज में जो है पढ़ाया जाता है सेकेंड ईयर में, तो चाहे बीटेक हो चाहे डिप्लोमा हो, हर जगह। तो अब आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो परेशान ना हो, क्वेश्चंस इंग्लिश में लिखे हैं लेकिन उसका लिटरल ट्रांसलेशन मैं हिंदी में भी करता जा रहा हूं, तो आप इसको आराम से नोट कर लें और आपको बहुत ही फायदा करने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इन्वायरमेंट? पर्यावरण क्या है? एक्सप्लेन नीड ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन। पर्यावरण शिक्षा की क्या आवश्यकता है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। जैसे इन्वायरमेंट क्या है तो आपको पता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से मिलकर बना है, इसका मतलब होता है टू सराउंड, घेरना। या हिंदी में कहें तो पर्यावरण, परि प्लस आवरण, हमारे चारों तरफ का जो घेरा है वो इन्वायरमेंट कहलाता है। तो इस तरीके से आपको डिफाइन करना है और इन्वायरमेंट एजुकेशन की ज़रूरत क्या है आज के समय में उसको बताना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजी और इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी, पारितंत्र और पारिस्थितिकी, दोनों के बीच में आपको अंतर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास क्या है? एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग, ठीक है। हरित बिल्डिंग या ग्रीन बिल्डिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, कंपेयर रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज विद एग्जाम्पल। आपको ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोतों के बारे में कंपेयर करना है उदाहरण देते हुए। उसके बाद अगला है, एक्सप्लेन ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। भूतापन, भूमंडलीय तापन क्या है, मतलब ये कैसे जनरेट हो रहा है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे और इसका क्या इफेक्ट है। और इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं हरित गृह प्रभाव, ये क्या है और किस तरीके से ये जनरेट हो रहा है, इसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। छठा है, व्हाट आर वेरियस सोर्सेज ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन, ठीक है। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के जो है बहुत से जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें आपको नेचुरल यानी कि प्राकृतिक स्रोतों के बारे में और आर्टिफिशियल या मानव जनित या मैन मेड सोर्सेज के बारे में बताना है, ठीक है। और इसके बाद इसका इफेक्ट बताना है आपको ह्यूमन हेल्थ और इकोनॉमी पे, आदमी की आर्थिक स्थिति और आदमी के स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव जो है पड़ता है जल प्रदूषण का और वायु प्रदूषण का, ये भी आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जिसको आप अम्ब्रेला प्रोटेक्शन या छाता अम्ब्रेला प्रोटेक्शन भी कहते हैं, छाता परिधान भी कहते हैं, उसके बारे में बताना है। उसके बाद आपको वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974 का और एयर प्रिवेंशन एक्ट 1981, इसके बारे में भी शॉर्ट नोट लिखनी है, ठीक है। इसके बाद अगला है, राइट शॉर्ट नोट ऑन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय हरित न्यायिक प्राधिकरण इसका नाम है, जिसको हाई कोर्ट का दर्जा दिया गया है, जिसमें केवल इन्वायरमेंट से रिलेटेड मामले जो है जाते हैं। ये एक तरीके की कोर्ट है, आप इसे भी समझ सकते हैं, जहां पर भी ग्रीन लगा हो, ग्रीन का मतलब केवल इसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड मामले जाएंगे, ठीक है। और कोई फौजदारी के मुकदमे या जो है कोई ज़मीन से रिलेटेड मुकदमे नहीं जाएंगे। और उसके बाद एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन के बारे में भी आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ डिजॉल्व्ड O2, BOD एंड COD, ठीक है। घुलित ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड O2 को कहते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन। उसके बाद BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैव ऑक्सीजन मांग। और उसके बाद COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, रसायन ऑक्सीजन मांग क्या है, इसके बारे में बताना है। तो आपको पता ही होगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन है जो वाटर में घुलित होती है, जल में घुलित होती है, जो जल के अंदर की जो जीवन है, जो पौधे हैं, जो और भी हैं जीव जंतु, उनके लिए आवश्यक है, उनके डेवलपमेंट के लिए वो DO होती है। BOD आपकी वो ऑक्सीजन है जो जल के अंदर के सूक्ष्म जीव डिमांड करते हैं ताकि वो जल को साफ करते रहें, मतलब वाटर की जो सेल्फ क्लीनिंग होती है उसके लिए ज़रूरी है। और जो वाटर के अंदर केमिकल्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए जो ऑक्सीजन की मांग है उसको COD कहते हैं, तो इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, या साउंड पोल्यूशन, ठीक है। वैसे मेरा मानना है कि साउंड पोल्यूशन एग्जैक्ट शब्द है, नॉइज के साथ पोल्यूशन लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि नॉइज खुद में ही एक पोल्यूशन है, ठीक है। तो आप एग्जाम में ये हो सकता है मिसप्रिंट इस तरीके से हो जाए,
तो आप उसके लिए नहीं परेशान होंगे। तो नॉइज़ या साउंड पोल्यूशन क्या है, यानी ध्वनि प्रदूषण क्या है, और इसका सोर्स क्या है, इसके स्रोत का क्या है, कहाँ से ध्वनि प्रदूषण क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, एंड मेथड्स टू मिनिमाइज इट, इसको किस तरीके से कम कर सकते हैं या इसका न्यूनीकरण कैसे किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला है व्हाट आर वेरियस टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड आपको पता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस, तीन तरह के वेस्ट मटेरियल घरों में, इंडस्ट्री में, हर जगह निकलते हैं। तो सॉलिड वेस्ट क्या है, उसके बाद जो है सॉलिड मतलब ठोस, ठोस वेस्ट मटेरियल क्या है, और उसके बाद सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं। मैनेज करने का मतलब कि कई तरीके से मैनेज हो सकता है, या तो इसको आप डंप कर दीजिए, या तो इसको रीयूज कर दीजिए, या तो इसको रिसाइकिल कर लीजिए। ठीक है, तो कैसे कैसे हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज करते हैं। और उसके बाद रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल जिनमें से लगातार रेडियो एक्टिविटी निकलती रहती है। ठीक है, तो ऐसे जो वेस्ट मटेरियल हैं वो रेडियो एक्टिव वेस्ट कहलाते हैं, उनके बारे में भी आपसे पूछा गया है। फिर नेक्स्ट है व्हाट आर नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं, राइट मेथड्स टू मिनिमाइज एंड मैनेज इट, इसका न्यूनीकरण कैसे किया जा सकता है और इसको कैसे प्रबंधन इसका किया जा सकता है, इसको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा के बारे में पूछा गया है। ठीक है, और आप कमेंट करके बताइए कि आपदा और विपदा में क्या अंतर होता है। आप चैनल पे ही कमेंट करके बताइए जिनको मालूम है कि आपदा यानी कि जो डिजास्टर है और जो विपदा यानी कैलामिटी है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 13वां, राइट शॉर्ट नोट ऑन अर्थक्वेक। देखिए 6 तरह की नेचुरल डिजास्टर, ये आपका जो नेचुरल डिजास्टर वाला और डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पार्ट है ये इसी बार जोड़ा गया है, इससे पहले इन्वायरमेंट में नहीं था, तो इस पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। 6 तरह के नेचुरल डिजास्टर सिलेबस में है। एक है आपका अर्थक्वेक जिसको हम भूकंप कहते हैं, दूसरा है सुनामी, तीसरा है फ्लड यानी कि बाढ़, चौथा है ड्रॉट यानी कि सूखा, पांचवा है लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन, और छठा है थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग। ठीक है, तड़ित झंझा एवं आकाशीय बिजली, इन 6 के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। तो ये कैसे जनरेट हो रहे हैं और फिर ये इनका क्या इफेक्ट है हमारे ऊपर और इनको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये आपका एनडीएमए 2009 में एक गाइडलाइंस बनी थी, उसके बारे में पूछा गया है, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई आपदा आती है तो एक रिस्पांस फोर्स आती है हेल्प के लिए, तो जो केंद्र सरकार ने बनाई है उसका नाम है एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। जो प्रदेश सरकारों ने बनाई है, कुछ ऐसे प्रदेश है जहाँ पर लगातार आपदाएं आती हैं, जैसे उड़ीसा हो गया या तमिलनाडु वगैरह हो गए, तो उन्होंने स्टेट के लिए भी डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनाई है जिसको एसडीआरएफ कहते हैं। और कुछ जिले हैं जो बहुत ज़्यादा बाढ़ प्रभावित हैं या आपदा से प्रभावित हैं, तो उन जिलों के लिए भी इस तरह की फोर्स है डीडीआरएफ। तो इनके बारे में आपको बताना है। ये सारी की सारी एनडीएमए गाइडलाइंस और एनडीएमए एक्ट 2005 से बनी थी। ठीक है, और इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा जान जाइए। और उसके बाद आपदा मित्र, आपदा मित्र क्या है, एक वॉलेंटियर एसोसिएशन है। बाकी के तीनों तो एम्प्लॉइज हैं, ये केंद्र सरकार के, ये राज्य सरकार के, ये भी राज्य सरकार के, लेकिन आपदा मित्र सरकारी एम्प्लॉय नहीं है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम, जिनको जो है बुलाया जाता है आपदा आने पे, और इनकी केवल 12 दिन की ट्रेनिंग होती है, केवल 12 दिन की ट्रेनिंग में इनको फूडिंग और लॉजिंग फ्री करते हैं और 400 रुपये पर डे के हिसाब से मानदेय दिया जाता है। और उसके बाद 12 दिन की मेन ट्रेनिंग इनकी होती है प्राइमरी एड पे, प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, कि जैसे डिजास्टर कहीं आ गया तो लोगों को किस तरीके से प्राथमिक चिकित्सा देनी है। ये किसी तरीके के सरकारी एम्प्लॉय नहीं है, ये अपने मन से जो लोग आते हैं, वॉलंटियर होते हैं, वो हैं आपदा मित्र। तो आपदा मित्र के बारे में आपको बताना है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी ये 2-3 साल पहले जब चेन्नई में फ्लड आई थी, उस समय मोदी जी ने इसको बनाया था आपदा मित्र को, तो इस पर भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और फिर आखिरी क्वेश्चन हमारा कि जैसे कि राष्ट्रीय आपदाएं आती हैं तो पूरी दुनिया में भी आपदाएं फैलने लगी हैं, पूरे ग्लोबल। ठीक है, तो उसके लिए 3 तरह की कन्वेंशन हुई है। ठीक है, 3 तरह की जो है मीटिंग्स हुई है विश्व में लगातार, टाइम टू टाइम। तो इन तीनों के बारे में, जैसे योकोहामा स्ट्रेटजी, योकोहामा जापान में एक शहर है, और 1999 में
1994 में ये मीटिंग हुई और 1999 के बाद आने वाली आपदा के बारे में एक मास्टर प्लान यहाँ पर बनाया गया, एक गाइडलाइंस बनाई गई। फिर दूसरा है हाइगो, हाइगो भी HYOGO, हाइगो भी एक सिटी है, ये भी जापान में है। यहाँ पर 2005 से लेकर 2015 तक के बीच की जो है पूरी ब्लूप्रिंट तैयार हुआ कि कैसे हमको निपटना है आपदा से। और फिर सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई भी जापान में एक शहर है, इसमें 2015 से लेकर 2030 तक का पूरा खाका तैयार किया गया है। तो इन तीनों के बारे में आप पढ़ लेंगे क्योंकि एग्जाम में इसके आने की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों अभी तक जितना मैंने बताया है, अगर आप केवल इतना पढ़ के जाते हैं तो आप विश्वास मानिए कि आप 90% क्वेश्चन आराम से वहाँ पर कर लेंगे। बाकी अगर आपको जो है आपका कोई सुझाव है तो आप इसको बताइए, कमेंट करके बताइए, और बाकी शेयर करिए और भी दोस्तों के साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।